हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर का वन शॉर्ट लेक्चर। थोड़ा लेंदी हो सकता है बिकॉज बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें कवर करने हैं, बट ट्रस्ट मी मैं कुछ भी आधा नहीं छोड़ूंगी, जल्दी में नहीं कराऊंगी, हर चीज इजीली डिटेल में कराऊंगी। सो लंबा लेक्चर देख के डरना नहीं है, खुश होना है कि हाँ इसमें सब डिटेल में करवाया है। ठीक है, सारे टॉपिक वाइज हर चीज करवाई गई है, टेंशन नहीं लेने का है। बस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाके हर चीज को फॉलो कर लेना, सारे लिंक्स हैं, एंड कॉमेंट सेक्शन में जाके तुम्हारे नाम के अटेंडेंस के साथ एक प्रॉमिस कर देना कि हर चीज एंड टू एंड कवर करोगे, अपना 100% दोगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वन शॉट लेक्चर। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक यहाँ पे आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इनका सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि ये जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमें हेनरी फ्योल ने दिए थे। ठीक है, अब ये जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, ये पूरी तरीके से यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हर एक जगह पे हर एक तरीके के बिजनेस में ये अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस बहुत छोटा है या बड़ा है, इंडिया में है या अमेरिका में है, चाहे आप गुड्स के बिजनेस में हो, सर्विस के बिजनेस में हो, हर तरीके के बिजनेस में ना ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जेनेरिक टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एक बिजनेस है, ये प्रिंसिपल्स ना एक मैनेजर को, आपके बिजनेस के मैनेजर को सिखाएंगे कि बेटा तुम्हें मैनेजमेंट करनी कैसे है। अब मैनेजर तो हर बिजनेस में होगा, तो हर बिजनेस में मैनेजर को मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, तो हर बिजनेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई होंगे और मैनेजर को सिखाएंगे कि तुम्हें मैनेजमेंट कैसे करनी है। दूसरा आता है जनरल गाइडलाइन। ये मैंने बता दिया कि ना ये स्पेसिफिक नहीं है, ये मुझे ऐसे नहीं बोलेगा कि बच्चों को ऐसे ट्रीट करो, ठीक है, टीचर को ऐसे ट्रीट करो, ये ऐसा नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है इन जनरल कोई भी तुम्हारा एम्प्लॉय है ना, तुम उसको प्यार से ट्रीट करो, तुम उसकी वेजेस ऐसे दे दो, तुम उससे डिवीजन ऑफ वर्क कर लो। इन जनरल कोई भी एम्प्लॉय है उसका एक बार में उसको एक ही इंसान कमांड दे, ठीक है ना। तो बिल्कुल जनरल है, किसी भी एम्प्लॉय पे, किसी भी लेवल पे ये जो है यूज हो सकते हैं। ये किसी भी सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी टाइप ऑफ पीपल, टाइप ऑफ वर्क के लिए स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसा नहीं था कि हेनरी फ्योल एक दिन सुबह उठे और उनको लगा कि अरे चलो आज प्रिंसिपल बनाते हैं, 14 प्रिंसिपल लिख दिए, ऐसा नहीं था। हेनरी फ्योल ने बार बार कई सालों तक जो है मैनेजमेंट करी थी, उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को जो है हैंडल किया था, ओवर द टाइम एक अच्छे मैनेजर की तरह काम किया था, और बार बार मैनेजमेंट करके, बार बार एक अच्छे मैनेजर की तरह अपने एम्प्लॉयज के साथ काम करके प्रैक्टिस करा और एक्सपेरिमेंटेशन किया। एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होता है, एक्चुअल लोगों के ऊपर होता है कि हम दो ग्रुप बना देंगे, एक ग्रुप को प्यार से रखेंगे, दूसरे ग्रुप को गुस्से से रखेंगे। फॉर एग्जांपल कौन से ग्रुप ने फिर कैसा काम किया वो देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करे गए एक्चुअल ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर और फिर ये प्रिंसिपल बनाए गए। ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। मतलब कि ना मैंने देखो प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है ना, कि काम को डिवाइड करना है। अब काम को कैसे बांटना है, कौन सा काम किसको देना है, कौन से काम का क्या करना है, तुम पूरे तरीके से अपने हिसाब से उस काम का डिवीजन कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। जो मैनेजर है वो कंडीशंस देखे, सिचुएशन देखे, एम्प्लॉय देखे, काम देखे, सब कुछ देख कर फिर प्रिंसिपल अप्लाई करे। सो दीज आर टोटली फ्लेक्सिबल, अपने हिसाब से चेंज करे जा सकते हैं। ठीक है, मेनली बिहेवियरल। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपको ये नहीं बताएंगे कि काम कैसे करना है, ये आपको बताएंगे कि आपको बिहेव कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि बेटा बिजनेस स्टडीज का जो पेपर होगा ना, उसमें ऊपर हेडिंग लिखनी है और नीचे डिटेल लिखनी है और नीचे कंक्लूजन लिखना है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी तुम्हें काम कैसे करना है। पर ये नहीं बताते हमारे प्रिंसिपल्स। हमारे प्रिंसिपल बताते हैं कि बेटा पेपर में जाओगे शांति से बैठोगे, पेपर में जाओगे चीटिंग नहीं करोगे, पेपर में जाओगे तो टीचर को तंग नहीं करोगे, शोर नहीं करोगे। बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि एम्प्लॉय बिहेव कैसे करे। काम तो यार सबका अलग अलग होगा, काम की बात नहीं हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है कि मैनेजर कैसे बिहेव करेगा और उसके रिस्पॉन्स में एम्प्लॉय कैसे बिहेव करेगा, ये बात है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बताता है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है भैया कि मैनेजर ने ऐसा ऐसा काम किया, उसकी वजह से एम्प्लॉय ने ऐसा ऐसा काम किया, कि मैनेजर ने क्या किया होगा
जिसकी वजह से एम्प्लॉयी का ऐसा रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से एम्प्लॉयी ने ऐसा किया, मैनेजर ने क्या किया। मतलब जो भी चीज़ हुई है ना, उसके पीछे का रीज़न तुम्हें बता देगा ये। मतलब ये बता देगा कि तुमने डिवीज़न ऑफ वर्क किया था, इस वजह से स्पेशलाइज़ेशन हुई है, ठीक है? आगे आता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन फ्यूचर या डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अकाउंट्स में बनाते हो ना कंटिंजेंट फंड, उसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारी फ्यूचर में जो भी सिचुएशन होगी उस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कैसे पैसे को यूज करना है। अकाउंट्स में ये होता है, इसमें भी यही है कि फ्यूचर में जो होगा उस पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन जो भी होगी उस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें प्रिंसिपल्स कब, कहाँ और कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक हो गई बात। आगे आता है इनका सिग्निफिकेंस कि क्यों जरूरी क्यों है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा भी क्या है इनमें, इतना क्यों जरूरी है। मैनेजर्स को इनसाइट देते हैं। देखो बहुत सिंपल बात है, जब तक एक इंसान काम नहीं करेगा तब तक ना वो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है, कौन सा काम कैसे करना है ना। मतलब शुरू में तो मैं जीरो वर्क एक्सपीरियंस से ही शुरू करूंगी ना, फिर 1 साल 2 साल 4 साल मेरा वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मैं एक बेटर मैनेजर बनती जाऊंगी। लेकिन हेनरी फ्योल कहता है कि भैया मैंने ना बहुत सारा एक्सपीरियंस पहले ही ले लिया, तो तुम ऐसा करो मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो। मतलब सोचो एक इंसान है जिसके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से अगर मुझे बताए कि मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो मैं उसके एक्सपीरियंस से सीख कर एक बेटर मैनेजर बन जाऊंगी छोटी उम्र में, कम एक्सपीरियंस में। तो कहता है कि ना ये रियलिटी बताता है मैनेजर्स को, ठीक है, ये रियलिटी बताता है कि वहां पे जाके क्या होगा और तुम्हें उसके केस में क्या डिसीजन लेना है। तुम्हें अपने आप से हिट एंड ट्रायल नहीं करना, तुम्हें अपने आप से हिट एंड ट्रायल नहीं करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ रियलिटी में क्या होगा। तुम उसके बेसिस पे इस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम कर लो जाके, क्योंकि ये प्रिंसिपल तो एक्सपीरियंस के बेस पे बने हैं। रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, क्योंकि ये बताता है कि हर चीज के लिए सही जगह होनी चाहिए, हर एम्प्लॉय सही जगह पे होना चाहिए, हर एम्प्लॉय में डिवीजन ऑफ वर्क करो, तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारे एम्प्लॉयज, तुम्हारा टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। हर चीज को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है वो ये बताता है। साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन लेने का तरीका ये बताता है। साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल नहीं करना, करके देखते हैं हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, वो नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, एक जो बेस्ट सबसे बेस्ट चीज है वही करनी है, ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन ही देना है हर प्रॉब्लम का। और वो बेस्ट सोल्यूशन कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल्स को यूज करके मिलेगा। कभी भी कोई चेंज आ रहा है अगर एनवायरनमेंट में, तो वो चेंज को लाने के लिए, चेंज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स हेल्पफुल हैं। कैसे होंगे वो मैं आगे प्रिंसिपल्स में बताऊंगी। जैसे कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, अगर सही तरीके से डायरेक्शन दे रहे हो तो चेंज इजीली ला सकते हो, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होती है, क्यों, क्योंकि ना ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करना है। ये प्रिंसिपल्स कहते हैं कि एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करो, और एम्प्लॉयज को, इंसानों को अच्छे से ट्रीट करना आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ठीक है ना। ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, अपने एम्प्लॉयज, अपने मैनेजर्स की ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च जब तुम करते हो, उनको ट्रेन करते हो, जब पढ़ाते लिखाते हो, तब ये प्रिंसिपल्स यूज करते हो। मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना प्रिंसिपल्स, तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं फ्यूचर मैनेजर्स को एजुकेट करने के काम आते हैं। सही हो गई बात। आगे चले, अब देखते हैं हमारे हेनरी फ्योल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने हमें दिए हैं। एक चीज याद रखना, हेनरी फ्योल ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए थे वो ऑफिस रिलेटेड चीजों के लिए थे, कि ऑफिस में एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर को अपने नीचे अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाना होता है, तो वो मैनेजर उस एम्प्लॉय से काम कैसे निकलवाए, कैसे निकलवाए काम, कैसे करे उसके साथ बिहेव, ये बताते हैं हमें हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल। ये हमें फैक्ट्री रिलेटेड चीजों के बारे में नहीं बताते, ये बताता है ऑफिस रिलेटेड चीजों के बारे में, कि एक मैनेजर कैसे बिहेव करे अपने एम्प्लॉय के साथ, सो दैट बेस्ट रिजल्ट आ सके, ठीक है जी। और इन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही करे थे हेनरी फ्योल ने, ठीक है। ये जो है अपने एम्प्लॉय, अपने मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करता है, और मैनेजमेंट कैसे अच्छे से करनी है मैनेजर को,
वो बताते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। अब ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है? क्या चीज? कि हमें इन 14 के 14 प्रिंसिपल्स में क्या करना है? मैनेजर को सिखाना है कि वो अपने नीचे वाले एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव करे, अपने नीचे वाले एम्प्लॉय से काम कैसे निकलवाए, ये सिखाना है हमें मैनेजर को इन 14 प्रिंसिपल्स के द्वारा। ठीक है, पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। मैं सिंपली एग्जांपल देती चली जाऊंगी, ठीक है? तो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि भैया देखो, एक पूरा काम है, जैसे एक काम है कि हमें गाड़ी बनानी है, ऐसी ही कुछ बनती होगी है ना गाड़ी। हमें एक गाड़ी बनानी है। इस गाड़ी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? टायर चाहिए, इंजन चाहिए, गाड़ी की बॉडी चाहिए, ठीक है? गाड़ी की सीट वगैरह भी चाहिए, है ना? और भी बहुत चीजें चाहिए। तो अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं इस गाड़ी को बनाने के। मैंने क्या किया, एक ग्रुप वन बनाया और इस ग्रुप वन को बोला कि तुम्हें 2 दिन में एक पूरी गाड़ी बनानी है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप वन को टायर भी बनाना पड़ेगा, इंजन भी बनाना पड़ेगा, बॉडी भी बनानी पड़ेगी और भी 10 चीजें बनानी पड़ेंगी और पूरी गाड़ी बनानी पड़ेगी। तो ये जो ग्रुप वन है, ये किसी भी एक चीज में माहिर नहीं होगा, क्योंकि इसको सारे काम खुद ही करने हैं। वर्सेस मैं क्या करूंगी? मैं बोलूंगी एक ग्रुप वन है जो 2 दिन में 10 टायर बनाएगा। एक ग्रुप टू है जो क्या करेगा, 2 दिन में 10 इंजन बनाएगा। ग्रुप थ्री है जो 2 दिन में बॉडी बनाएगा गाड़ी की। और ग्रुप फोर है जो उस सारी चीजों को इकट्ठा करके असेंबल करके गाड़ी को जोड़ देगा। मतलब मैंने पूरे बड़े सारे काम को तोड़ दिया छोटे छोटे हिस्सों में और हर ग्रुप को सिर्फ एक सिंगल काम दे दिया। अब ये जो ग्रुप है, अबे क्या हो गया? अब जो मेरा ग्रुप नंबर वन है, आजा यार। हाँ, आ गया। अब जो मेरा ग्रुप नंबर वन है, वो सारा दिन बैठ के टायर 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 एक ही चीज बनाता रहेगा, तो वो उसमें माहिर हो जाएगा। वही चीज हमारे साथ है। अगर मैं अकाउंट सीखो, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश सब पढ़ाने लग गई ना, तो मैं किसी भी एक चीज में माहिर नहीं हो पाऊंगी। इसीलिए टीचर्स एक या दो सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, सो दैट हम उस सब्जेक्ट में इतना माहिर हो जाएं, सारा दिन पढ़ा पढ़ा के, नोट्स बना बना के, पढ़ पढ़ के, कि हमसे बेहतर ये सब्जेक्ट कोई और ना पढ़ा सके। ठीक है? इसीलिए हम क्या करते हैं, तीनों चारों खुद नहीं पढ़ाते, ताकि एक सब्जेक्ट में हम माहिर बन जाएं। डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। सो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा और हर एक हिस्सा, हर एक काम एक बंदे को दे दिया जाएगा। कैसे? उसकी एबिलिटी, उसके स्किल के बेसिस पे। अगर मुझे बिजनेस पसंद है तो मैं बिजनेस पढ़ाऊंगी, मुझे अगर अकाउंट्स अच्छी लगती तो मैं अकाउंट्स पढ़ा देती। ठीक है ना? तो मेरी एबिलिटी, मेरे टेस्ट के बेसिस पे मेरे को एक ही काम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि वही काम बार बार रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो, वही सारा दिन पढ़ाते रहो। उससे क्या होगा, मैं उस काम में स्पेशलाइज हो जाऊंगी, मैं उस काम में स्पेशलाइज हो जाऊंगी। इससे जो मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी और मेरी एफिशिएंसी इससे बढ़ जाएगी। एक चीज याद रखना, ये जो तुम लिख रहे हो कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये सब में लिख देना। कोई भी प्रिंसिपल है, हर एक प्रिंसिपल में लिख देना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, गोल पूरा होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस आ जाएगी। ये हर चीज में लिख के आ जाना, ठीक है? अगला चलते हैं। और अच्छा, डिवीजन ऑफ वर्क में एक स्पेशल चीज जो लिखनी है वो क्या है? स्पेशलाइजेशन। अगर डिवीजन ऑफ वर्क लिख रहे हो, स्पेशलाइजेशन कीवर्ड है, लिखकर आना ही आना है। फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? अथॉरिटी का मतलब होता है ताकत, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी। कहते हैं जो पावर और ड्यूटी है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर मेरी पावर ज्यादा होगी और मेरे पास कोई ड्यूटी है ही नहीं, तो मैं अपनी पावर की धौंस दिखाऊंगी सारा दिन। वेली तो हूँ, काम कोई करना नहीं है, ताकत ही ताकत है मेरे पास, तो सारा दिन कभी इसको तंग कर दिया, कभी उसको तंग कर दिया। पावर का मिसयूज होगा, पावर का मिसयूज होगा। लेकिन दूसरी चीज, अगर पावर मेरे पास है नहीं और हर ड्यूटी मेरे ही सिर पे है, तो मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ड्यूटी फुलफिल करने के लिए पावर भी तो चाहिए। मेरे पास तो डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है, तो मैं ड्यूटी फुलफिल कर ही नहीं पाऊंगी। तो इसलिए अगर मैं पावर और ड्यूटी का बैलेंस बना दूं, जितनी पावर है उतना ही काम भी है और जितना काम है उतनी पावर भी मिली है, तो उससे मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, उससे मेरा टारगेट पूरा होगा और एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ना तो एम्प्लॉय अपनी पावर का मिसयूज करेगा
और वो अपनी ड्यूटी भी फुलफिल कर लेगा, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट शुड गो हैंड इन हैंड। देखो जो एक आधी लाइन कीवर्ड है ना उसको मैंने अलग से रेड किया हुआ है, ठीक है? ताकि वो चीज़ तो रट्टा मारनी ही मारनी है, ठीक है? इट मीन्स जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पावर दी जाती है, सॉरी काम दिया जाता है एंड इज मेड रिस्पॉन्सिबल, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन अथॉरिटी टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं अगर किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो ना तो उसको उतनी अथॉरिटी भी दे दो, ठीक है? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे बोलते हो कि ना पूरी क्लास को ना, अगर मैं आपको बोलती हूँ आप क्लास मॉनिटर हो कि पूरी क्लास को चुप करा के बिठाओ, पर बोलती हूँ किसी को डांटना नहीं है। अरे अगर डांटूंगी नहीं किसी को तो चुप कैसे कराऊंगी, ठीक है ना? या मैं बोलती हूँ डांटता रहे सबको बस अपनी मर्जी से, किसी को भी उठा के थप्पड़ मार दे, वो भी गलत है ना? तो तुम्हें चुप भी कराना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसके लिए थोड़ा सा डांट भी सकते हो, ये तुम्हारी पावर भी है। सो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होने चाहिए। आगे चले। अगला है डिसिप्लिन। ये तो बहुत सिंपल है कि आपको जो है हर चीज एकदम डिसिप्लिन्ड मैनर में करनी है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे रूल्स जो है आपको फॉलो करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो रूल्स हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं वो ओबे करनी चाहिए। सुपीरियर को भी डिसिप्लिन में रहना है, सबऑर्डिनेट को भी डिसिप्लिन में रहना है, तभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली काम कर पाएगी। सारे रूल्स रेगुलेशन सबको फुलफिल करने होते हैं, ठीक है? एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर मुझे पता है कि कोई कंपनी बहुत डिसिप्लिन्ड है, सो आई विल वांट कि मैं उस कंपनी में नौकरी करूं, ठीक है ना? क्योंकि हर कोई चाहेगा कि एक अच्छी कंपनी में नौकरी करी जाए, ठीक है ना? इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैंने बोला है एफिशिएंसी हर जगह डाल दो। आपके लेबर मैनेजमेंट रिलेशन अच्छे होंगे क्योंकि सुपीरियर भी डिसिप्लिन्ड है, जूनियर भी डिसिप्लिन्ड है, तो रिश्ते अच्छे बनेंगे, तकरार नहीं होगी, ठीक है? बाकी वही लिख देना कि गोल पूरा हो जाएगा, टाइम पे काम पूरा होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, वो हर जगह लिख के आ जाना, ठीक है? अगला यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का बहुत सिंपल मतलब होता है कि एक बार में एक सबऑर्डिनेट को एक ही सीनियर जो है ऑर्डर दे, ठीक है? मतलब कि अगर आप बच्चे हो, मैं आपको एक ही बार में नहीं बोल सकती कि अगले एक पीरियड में अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस का, इंग्लिश का सारे काम पूरे कर दो अगले एक पीरियड में। गेम्स पीरियड है, गेम्स पीरियड में हर सब्जेक्ट का काम पूरा कर दो। यू कांट डू दैट, राइट? बट इफ आई से गेम्स पीरियड है, गेम्स पीरियड में बैठ के बिजनेस स्टडीज पढ़ो, यू कैन डू दैट, राइट? तो एक टाइम पर ना एक ही मैनेजर जो है वो ऑर्डर दे। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि पहले इसने काम दिया, फिर इसका काम पूरा हो गया, फिर कोई दूसरा आके ऑर्डर दे तो ठीक है। पर एक टाइम पे ये देखो जो पहला बंदा है इसको एक ही टाइम पे इसने भी ऑर्डर दिया, इसने भी ऑर्डर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो जूनियर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसका करूं या इसका करूं, इसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये काम पूरा नहीं कर पाएगा, ये डरता रहेगा। और जो मैनेजर है इनको लगेगा कि यार मेरी इज्जत कम हो रही है कि मेरा काम नहीं कर रहा, उसका कर रहा है, उसका नहीं कर रहा, इसका कर रहा है, ठीक है ना? तो इनका आपस में तकरार हो जाएगा और इनको लगेगा यार मेरी इज्जत नहीं कर रहा, तो इनका आपस में भी रिश्ता खराब होगा, इनका इसके साथ भी रिश्ता खराब होगा। तो ये नहीं करना। एक बार में एक सबऑर्डिनेट को एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिले, पहले का काम हो गया फिर दूसरा आए, पर जब तक पहले का काम चल रहा है तब तक दूसरा ना आए, ठीक है? तो क्या है इसके अंदर, क्या बोला गया है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को रिसीव करना चाहिए ऑर्डर एक ही सुपीरियर से एट अ टाइम, वन सुपीरियर एट अ टाइम, ठीक है? एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर, ठीक है? एक बार में आपको एक ही जगह से ऑर्डर मिले और आप सिर्फ इसी को जवाब दे रही हो और किसी को जाके जवाब नहीं देना। इसने काम दिया है, इसको जवाब दो एक बार में, ठीक है ना? एट वन टाइम, ठीक है? इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर से एफिशिएंसी बढ़ेगी, गोल पूरा होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो, ठीक है? और एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑर्डिनेटी प्रिवेल्स, कोऑर्डिनेशन होगी अच्छे से। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। मतलब सोचो अगर मैं बोलूं कि अगले 1 घंटे में अकाउंट्स को बिजनेस सब कर लो, तुम अकाउंट्स वाली मैडम को बोलोगे मैम बिजनेस वाली मैडम ने बोला था करने को, तुम बिजनेस वाली को बोलोगे मैम अकाउंट्स वाले सर ने बोला था करने को, है ना? तुम तो इधर उधर हर जगह बहाने मार के आ जाओगे, कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करोगे अपनी। पर जब एक ही टीचर ने बोला है, फिर किसी का नाम नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है कि पूरा जो परिवार है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सिंगल गोल की तरफ आगे बढ़े, एक सिंगल प्लान की तरफ आगे बढ़े, एक सिंगल दिशा में आगे बढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका खुद का अलग-अलग प्लान है, नहीं। मतलब अगर तुम हॉलिडे पे साथ में जाते हो
ठीक है? कहीं घूमने जाते हो तो सबका एक सेम आइटिनरी होता है, सेम प्लान होता है कि कल सुबह वहाँ जाएँगे, परसों वहाँ जाएँगे, अगले दिन यहाँ जाएँगे, सब साथ में जाते हैं। अगर साथ में घूमने आए हो तो साथ में सेम जगह पे जाओ। ऐसा मत करो कि वो अपना लगा हुआ है, वो अपना लगा हुआ है। नहीं, किसी को मज़ा नहीं आता उसमें, है ना? तो इसलिए क्या करो, एक सिंगल डायरेक्शन में जाओ सारे जने, ठीक है? तो यूनिट ऑफ डायरेक्शन से क्या होगा, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। अगेन ये एक कीवर्ड है इसके लिए, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। अच्छा मैं कीवर्ड्स तुम्हें सारे बता रही हूँ, ठीक है? डिवीजन ऑफ वर्क का क्या है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है? दूसरा क्या था, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, ठीक है? डिसिप्लिन का क्या था कि रूल्स फॉलो करने हैं, चलो उसका तो कुछ खास नहीं था। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या था, वन सीनियर एट वन टाइम, ठीक है? वन सीनियर एट वन टाइम, ठीक है? इसका डिवीजन ऑफ वर्क का हमारे क्या है, वन हेड एंड वन प्लान। तो हर चीज का ऐसे आपको कीवर्ड आना चाहिए मुंह जुबानी, जैसे मैं सुना के बता रही हूँ, ठीक है? तो कहते हैं कि एक सेम अगर ग्रुप है जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है, सेम ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैं, सेम ऑब्जेक्टिव है, तो उनका एक सेम ही प्लान होना चाहिए, सेम ही हेड होना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर तुम 10 लोग मिलकर के एक ट्रिप पे जा रहे हो, तो वो 10 के 10 लोगों का मैनेजर भी एक ही होना चाहिए और प्लान भी एक ही होना चाहिए। इससे फिर से क्या होगा, सेम चीजें, गोल पूरे होंगे, एफिशिएंसी आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी, कोऑर्डिनेशन होगी, वेस्टेज नहीं होगी, सेम, ये सारे में सेम ही रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सब लोग मिलके सेम दिशा में जाएंगे, सब लोग मिलके एक साथ ही सेम दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है? अगला क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कहते हैं कि जब तुम ऐसे ग्रुप में काम कर रहे हो ना, देखो जब तुम ऐसे ग्रुप में काम कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट पीछे रखना है और ग्रुप का इंटरेस्ट आगे रखना है। मतलब तुम सोच के देखो, जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, हम सब बहुत खुश होते हैं विराट कोहली को सबको देख के। सोचो अगर विराट कोहली सोचे कि मेरे को तो अपना ही 100 बनाना है, अपना शतक मारना है, और वो सोचे कि भाई मैच जीते या ना जीते, इंडिया हारती है तो हारे, मेरी 50 होनी चाहिए, मेरा शतक होना चाहिए। क्या तुम्हें विराट कोहली अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना? वो क्या करता है, अपने शतक को तो देखता ही है, पर उसके साथ-साथ ये भी देखता है कि टीम इंडिया जीते। मतलब सोचो वो वहाँ पे खड़ा रहे, एक-एक रन मारता रहे कि मैं आउट ना हूँ। है ना? बॉल खराब करता रहो, बस आउट ना हो ताकि मेरा शतक बन जाए। अगर वो सारी गेम ही ऐसे खेलेगा, तुम्हें विराट कोहली बुरा लगने लग जाएगा या एमएस धोनी बुरा लगने लग जाएँगे अगर वो ऐसे करेंगे तो। तो इसलिए ना तुम्हें ऑब्वियसली अपना शतक भी देखना होता है, पर अपने शतक के साथ-साथ उससे ज़रूरी ये होता है कि टीम इंडिया जीते। ठीक है ना? सेम वही बात है कि सब लोग सेम एक उस पे जा रहे हो कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है ना? हमारा शतक हो या ना हो, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, पर पहले टीम इंडिया का जीतना ज़रूरी है। हम कितनी 1, 2, 4, 5 बॉल खराब कर लेंगे अपने शतक के पीछे, दैट्स इट, है ना? 5 ओवर तो नहीं खराब करोगे ना अपने शतक के पीछे। वही बात है कि अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में आएगा, नीचे आएगा। पहले क्या आएगा? जनरल यानी कि पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट पहले आएगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में आएगा। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एक इंडिविजुअल बंदा। इससे क्या है? इंसानियत भी यही है ना। इंसानियत भी तो यही कहते हैं ना कि अपना शतक छोड़ के करोड़ों इंडियंस के बारे में सोचो, पूरी टीम के बारे में सोचो, ठीक है? और अगर टीम इंडिया जीतेगी, तो ऑब्वियसली उसमें हर एक इंडिविजुअल प्लेयर का फ़ायदा होगा। अगर टीम इंडिया जीतेगी तो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर का उसमें फ़ायदा होगा, ठीक है ना? कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, ठीक है? और कोऑर्डिनेशन रहेगी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बीच में। तो आपको ऐसा करना है, सबसे पहले आपका ऊपर होना चाहिए जनरल इंटरेस्ट, उसके बाद नीचे होने चाहिए आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? आपकी कंपनी, आपकी टीम का इंटरेस्ट। अगर वो पूरा हो रहा है, पूरा हो गया है, उसके बाद आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट आने चाहिए, ठीक है? रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, वेजेस, पेमेंट, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो काम के बदले में, उसको रेम्यूनरेशन बोला जाता है, ठीक है? कहते हैं कि जो भी तुम पेमेंट कर रहे हो ना, वो वर्थ इट होनी चाहिए। जो भी तुम पेमेंट कर रहे हो, नंबर 1 वो वर्थ इट होनी चाहिए। नंबर 2, वर्थ इट का क्या मतलब है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो पैसा दे रहे हैं सेम काम करवाने का, वो पैसा तुम भी दो। लेट्स से अगर एक यूट्यूब चैनल पे मुझे पढ़ाने का इतना मिल रहा है, तो दूसरा चैनल भी इतना दे। अब बहुत बार ना स्पेशली इंडिया में क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती।
इसलिए लोग गरीबी के चक्कर में जितना भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए उतने पे ही काम करने में राजी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी की गरीबी का फायदा नहीं उठाना है, सही रेट देना है एक एम्प्लॉय को जो कि इंडस्ट्री में बाकी लोग भी दे रहे हैं। ठीक है, तो एक फेयर रेम्यूनरेशन दो अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, जिससे कि एटलीस्ट उनका एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। ठीक है, इससे एम्प्लॉय को एनकरेजमेंट आएगी, सेटिस्फैक्शन होगी, वो कंपनी के टुवर्ड्स अच्छे से काम करेगा और लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा अगर आप उसको अच्छा पैसा देते हो तो। ठीक है, फिर आता है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जो तुम्हारी पावर है वो ऐसे एक बंदे के हाथ में रहे सारी पावर, या दूसरों के मतलब ऐसे सब में बटी हो वो पावर। कहते हैं अगर एक ही बंदे के हाथ में रहेगी तो ये जो बंदा है ये ओवरबर्डन हो जाएगा, काम डिले होने लगेगा क्योंकि हर काम इससे पूछ के किया जाएगा, और ये बेचारा सांस भी नहीं ले पाएगा क्योंकि सारा काम इसके ऊपर है। और अगर पूरी तरह से ऐसा हो गया तो काम इतना बंट जाएगा, इतना बंट जाएगा कि कहाँ किसने चोरी करी, कहाँ किसने काम चोरी करी या पैसा चोरी किया, या कहाँ किसने गलती करी, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। पकड़ ही नहीं पाओगे ना। हर किसी के पास पावर है, हर कोई अपना अपना लगा हुआ है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है, करना ये भी है, करना ये भी है, तुम 50-50 कर लो, 50-50 कर लो। कहते जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उसको सेंट्रलाइज कर दो कि वो टॉप मैनेजमेंट के पास रहेगी। और जो रूटीन की चीजें हैं, यार अब मैं ये तो नहीं ना, मतलब चाय का 10 रुपए सीईओ से तो नहीं मांगोगे ना। चाय 10 रुपए की पी ली और कंपनी को बता दिया कि यार मेरे को इतना पैसा रीइंबर्स कर दो। महीने के एंड में बता दिया कि इन टोटल मेरे को आपसे 1000 रुपए लेने हैं तो लेने हैं। सीईओ थोड़ी देखेगा 1000 रुपए का हिसाब है ना। तो जो रूटीन डिसीजन है, किस एम्प्लॉय को कब छुट्टी देनी है या छुट्टी नहीं देनी है, वो सीईओ नहीं देखेगा। ठीक है, पर बहुत सारी कंपनीज में ये जरूर होता है कि जब पहली बार एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है तो किसी टॉप मैनेजर से इंटरव्यू करवाया जाता है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट चीजें सेंट्रलाइज कर दो, रूटीन चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दो। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। अगेन कीवर्ड है इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करो, ना तो पूरा सेंट्रलाइज करो ना तो पूरा डिसेंट्रलाइज करो, तुम क्या करो, इफेक्टिव सेंट्रलाइज करो। इससे क्या होगा, जो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है चीजें, जैसे कि एक्सपेंशन रिलेटेड चीजें हैं, वो रहनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथों में। पर जो छोटी मोटी चीजें हैं कि रॉ मटेरियल का खरीदना बेचने का काम है, एम्प्लॉय को छुट्टी देने का काम है, वो लोअर लेवल कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, वर्कलोड कम होगा, डिले नहीं होगा, एनकरेजमेंट होगा, एफिशिएंसी होगी, गोल्स पूरे होंगे, रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। सेम सेम पॉइंट्स। ठीक है ना। स्केलर चेन, अब स्केलर चेन तो तुम सबको पता ही होगी, है ना। ये होती है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या करती है, स्केलर चेन क्या करती है, ये है मेरे दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ये है मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये है मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कहते हैं कि फाइनेंस और मार्केटिंग आपस में बात नहीं कर सकते, आपस में मेल जोल बात बात नहीं कर सकते। ये है सीईओ। ठीक है, ये हो गए लेट्स से मेरे टॉप लेवल, ये हो गया लेट्स से मेरा मिडिल लेवल, है ना, ये हो गया लेट्स से मेरा लोअर लेवल। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर इस बंदे को इससे बात करनी है, नहीं कर सकता। इस बंदे को इससे बात करनी है, नहीं कर सकता। इस बंदे को इससे बात करनी है, नहीं कर सकता। तो कौन किससे बात करेगा, कौन किससे बात करेगा फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तुम तो कह रहे हो कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, कर सकते हैं ना, कैसे करोगे, तुम जाओगे लाइन वाइज, ये इससे बात करेगा, ये इससे, आगे 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 और फिर आगे। अगर फाइनेंस मैनेजर को या फाइनेंस टीम को कोई भी बात बतानी है मार्केटिंग टीम को, तो ये ऐसे नहीं कर सकते कि ये सीधा जाके इसको बता देगा, गलत, ये ऐसा नहीं कर सकता। इनको क्या करना होगा, अगर इसको कोई भी बात यहाँ पहुंचानी है तो ये इधर बताएगा, ऊपर ऊपर, फिर ये दूसरे डिपार्टमेंट में जाके बताएगा, फिर वो नीचे नीचे करेगा। ठीक है, फिर वो इसको बताएगा, वो इसको बताएगा। ठीक है, सो दो डिपार्टमेंट आपस में बात नहीं कर सकते, लोअर लेवल टॉप लेवल आपस में बात नहीं कर सकते। एक चेन में चलेगा, तुम सिर्फ किससे बात कर सकते हो, तुम किससे बात कर सकते हो, या तो अपने सिर्फ ऊपर वाले से या अपने नीचे वाले से, और किसी से भी तीसरे बंदे से तुम बात नहीं कर सकते हो। अब वैसे तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, क्यों,
क्योंकि इससे कि ना क्या हो रहा है ना कि जो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, सबको ना आपस में ना पूरी चेन में बातें पता हैं, सबको ना सारी बातें पता चल रही हैं। मतलब देखो बहुत बार होता है ना कि तुमने अपनी मम्मी को बताई नहीं, आंटी को पता चल गई बात, तो आंटी ने मम्मी को बता दी, मम्मी गुस्सा हो गई, मेरे से पहले बाहर वाले को कैसे पता चला इसके बारे में? गुस्सा हो जाएगी ना मम्मी, वही चीज़ यहाँ पे है। तुमने अपने मैनेजर को बताया नहीं, सीधा इधर बोल दिया जाके, तो ये गुस्सा नहीं हो जाएगा कि मेरे को तो बताया नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट में पहले ही बता दिया। तो इसलिए आपस में ना कोऑर्डिनेशन रहती है, रिलेशन अच्छे रहते हैं और तुम्हें पता होता है बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, ठीक है? तो इसलिए स्केलर चेन अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। पर तुम्हें भी दिख रहा है इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इमरजेंसी के केस में, एक्सेप्शन के केस में तुम गैंग प्लैंक यूज़ कर सकते हो। गैंग प्लैंक से क्या होगा? तुम सीधा डायरेक्टली किसी और से बात कर सकते हो। स्केलर चेन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मतलब मैं इमरजेंसी का नाम लेके सीधा जाके सीईओ से बात कर लूँ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? गैंग प्लैंक में भी तुम क्या कर सकते हो, दूसरे डिपार्टमेंट में जाके सेम लेवल के बंदे से बात कर सकते हो। तुम गैंग प्लैंक के थ्रू यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जा सकते, वो गलत है। यहाँ से उठ के कहीं और नहीं जा सकते। तुम दूसरे डिपार्टमेंट में सेम लेवल के बंदे से बात कर सकते हो गैंग प्लैंक के थ्रू, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक हो गई बात? तो स्केलर चेन क्या है? एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है? इसमें इंफॉर्मेशन सही से सही ऑर्डर में रहती है, रिश्ते अच्छे बनते हैं, क्विक सॉल्यूशन होता है, कोऑर्डिनेशन होती है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, गोल्स पूरे होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, पर इसकी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? गैंग प्लैंक। तो ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब तुम्हें डिले तुम नहीं कर सकते, तो तुम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो सेम रैंक के बंदे के साथ, ठीक है? सेम रैंक के बंदे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में। इसको बोला है गैंग प्लैंक। ठीक हो गई बात? हो गया स्केलर चेन। अगला है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है जैसे जैसे कोर्ट में किया जाता है ना, जज साहब करते हैं ना ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब करते हैं ना, मूवीज में देखते हैं ना ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। तो उसका क्या मतलब होता है? जज साहब सबको बोल रहे थे अपनी सीट पे बैठ जाओ, इधर-उधर हिलना नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, है ना? जब हर कोई शोर कर रहा होता है। वही मतलब यहाँ पे है कि हर कोई अपनी सीट पे बैठ जाए, इधर-उधर ना जाए, चुपचाप शांति से अपनी जगह पे बैठो। अरे जगह पे तो तब बैठेंगे ना जब जगह मिलेगी, जगह पे तो तब बैठेंगे ना जब जगह मिलेगी। तो ये कहता है कि हर चीज़ के लिए सही जगह बनाओ और फिर उस चीज़ को सही जगह पे रखो। सिमिलरली हर इंसान के लिए, हर एम्प्लॉयी के लिए सही डिपार्टमेंट बनाओ और फिर उस एम्प्लॉयी को उस डिपार्टमेंट में डालो, ठीक है? तो ये कहता है कि राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब। मतलब सही इंसान को सही नौकरी पे रखो और सही चीज को उसकी सही जगह पे रखो। सो दो तरीके के ऑर्डर होते हैं हमारे, दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। एक होता है मटेरियल ऑर्डर फिजिकल चीजों के लिए और एक होता है सोशल ऑर्डर इंसानों के लिए, ठीक है? इसका क्या अब ये क्या है इसके अंदर कि फिजिकल रिसोर्सेज में फॉर एग्जांपल क्या है? एक सही चीज, हर चीज के लिए सही जगह बनाई जाए, हर चीज के लिए सही जगह बनाई जाए और फिर हर चीज को उसकी सही जगह पे रखा जाए, ठीक है? सिमिलरली हर एक इंसान के लिए एक सही नौकरी बनाई जाए और फिर उसको उसकी सही नौकरी पे अपॉइंट किया जाए। जैसे तुम यहाँ पे देखो कितना ऑर्डर में है सब कुछ, कितना मतलब क्लीन है, बिखरा नहीं हुआ कुछ भी। ये देखो हर चीज के लिए सही जगह है, हैंगर बने हुए हैं, छोटी चीजें साइडों में हैं, लंबी चीजें यहाँ पर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कहीं और होंगी, ये कुछ और डब्बे बने हुए हैं, ठीक है? हैट वगैरह ऊपर है, मतलब ये उसी हर चीज के लिए कंपार्टमेंट बना हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे है, हर एक इंसान अपनी-अपनी अलग-अलग जगह पे है, ठीक है? सो देयर शुड बी राइट प्लेस फॉर एवरीवन, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, राइट जॉब फॉर एवरी पर्सन, ठीक है? इक्विटी का सिंपल मतलब है इक्वालिटी, कि मैं किसी भी 2 लोगों में भेदभाव नहीं करूँगी, किसी भी बेसिस पे, ठीक है? कोई मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, कुछ भी है, मैं भेदभाव नहीं करूँगी, मैं सब में बराबरी से सेम तरीके से सबके साथ बिहेव करूँगी, उसको बोला जाता है इक्वालिटी। तो ये क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट्स एज़ फेयरली एज़ पॉसिबल, जिससे कि एक अच्छा
वर्क एनवायरनमेंट बन सके, डेडिकेटेडली लोग काम कर सकें। मतलब जैसे बॉलीवुड में हम बहुत बार देखते हैं ना, होता है ना कि यार करण जौहर तो इन्हीं एक्ट्रेस को लेगा, तो दूसरी एक्ट्रेस नाराज़ हो जाती है और वो बोलती है, "यार ये तो नेपो किड्स को ही लेते हैं, बाहर वालों को तो लेते ही नहीं है, ये तो बड़ी गलत बात है ना?" तो तुम्हारा एम्प्लॉयी भी ऐसे ही हो जाएगा कि यार ये तो अपने वालों को ही देखता है। मतलब एम्प्लॉयी सोचेगा मैं मेहनत ही क्यों करूँ? मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेना तो इसने नेपो किड को ही है, मेरी तो इसने सुननी नहीं है, तो मैं पागल हूँ कि मैं मेहनत करता रहूँ? मैं करता ही नहीं मेहनत, मैं बैठा हूँ अपनी जगह पे, मैं क्यों जाऊँ? है ना? तो एम्प्लॉयी ऐसे हो जाएँगे, ठीक है? तो तुम इसलिए जो है नेपोटिज़्म मत खिंडाओ, तुम अपना इक्वल तरीके से सबको ट्रीट करो, ठीक है? तो एम्प्लॉयी खुश रहता है, सैटिस्फाइड रहता है, एम्प्लॉयी डेडिकेटेड रहता है, स्किल्ड एम्प्लॉयी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और अनस्किल्ड एम्प्लॉयी भी कुछ स्किल अचीव करने की कोशिश करता है। सबको जो है सेम अ, उस पे बिठाओ, सेम स्टेटस पे बिठाओ। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल ये कहता है कि ना बिना बात के ना हर छोटी-छोटी चीज़ में ना एम्प्लॉयी को निकालो मत। जब दिल किया एम्प्लॉयी को निकाल दिया, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना। एम्प्लॉयी को निकालना नहीं है बार-बार, क्योंकि एम्प्लॉयी को रखने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट लगता है। एम्प्लॉयी को ट्रेन करना पड़ता है, फिर एम्प्लॉयी सेटल होता है, फिर काम शुरू होता है। उतने में तुम एम्प्लॉयी को निकाल भी दो 2-3 महीने में, ये गलत है। तो एम्प्लॉयी को निकालना नहीं है और ट्राई करो कि एम्प्लॉयी छोड़ के भी ना जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयी टिका रहे, उतना बढ़िया है, क्योंकि नया एम्प्लॉयी, नया झंझट, ठीक है? सो इसके अंदर क्या करना है, एम्प्लॉयी के टेन्योर की स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है? सो दैट द वर्क कंटिन्यूज एफिशिएंटली, ताकि काम जो है एफिशिएंटली चलता रहे। इससे एम्प्लॉयी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, स्किल्ड वर्कर आपकी कंपनी में आना चाहेंगे और ट्रेनिंग भी बार बार एम्प्लॉयी को देनी नहीं पड़ेगी। हायरिंग पे भी खर्चा कम होगा, ट्रेनिंग पे भी खर्चा कम होगा, ठीक है? फिर है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयी है, वो अपने आप से कुछ सोचे, कुछ करे, ये मौका दो। कई कंपनीज़ बहुत रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, एम्प्लॉयी को ना अपनी मर्ज़ी से कुछ करने नहीं देती। रोबोट बना देती हैं कि ऐसा-ऐसा करना है, बस ऐसे ही करते रहो, अपना दिमाग नहीं चलाना। कई कंपनीज़ ऐसी होती हैं। कई कंपनीज़ कहती हैं, "यार ये ऐसे करना है, हम तो ऐसा करते हैं, तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए?" तो एम्प्लॉयी सोचेगा, कुछ नया लेकर आएगा। आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जो जेन ज़ी है, जेन ज़ी कुछ नया लेकर आते हैं हर बार, कुछ इनोवेटिव करते हैं। तो तुम फ्रीडम दो, इनोवेशन की, नया सोचने की फ्रीडम दो एम्प्लॉइज़ को, ठीक है? तो इनिशिएटिव लेने दो, एम्प्लॉइज़ को अपॉर्च्युनिटी दो कि वो कुछ नया करें, कुछ नया प्लान बनाएँ, उसको एग्ज़ीक्यूट करें। एम्प्लॉयी की थिंकिंग पावर बढ़ेगी इससे, एम्प्लॉयी कोऑपरेट करेगा, एम्प्लॉयी खुश होगा, एम्प्लॉयी अटैच होगा, ठीक है? एम्प्लॉयी जो है छोड़कर नहीं जाएगा, डेडिकेटेड रहेगा आपके लिए, ठीक है? खुश रहेगा एम्प्लॉयी, अच्छे से काम करेगा। लास्ट आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इसका क्या मतलब होता है? टीम वर्क। ये तो सिंपल है कि आपको ऐसा नहीं बोलना है, ये तो मैंने ही किया है सारा कुछ। मतलब कॉर्पोरेट में तो ना ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टॉक्सिक कल्चर होता है कॉर्पोरेट में। बहुत बार वेब सीरीज़ वगैरह में भी देखने को मिलता है कि पीपीटी बनाई तो पूरी टीम ने है, पर एक बंदा जो भी मैनेज सीनियर होता है वो अकेला सारा क्रेडिट ले जाता है। सर मैंने बनाया है ये तो, सर मैंने किया है ये तो। ऐसा मत करो यार। अगर तुमने 4 लोगों की मदद ली है ना, तो बताओ कि हाँ, इन्होंने मेरी हेल्प करी है एंड दे वर वेरी हेल्पफुल टू मी, दे वर वेरी गुड पीपल। तो वो लोग भी खुश होंगे यार कि हाँ, मुझे क्रेडिट मिला। तो तुम ना पूरी चीज़ का क्रेडिट अकेले मत लो, पूरी टीम को क्रेडिट दो। इवन उन्होंने नहीं भी किया ना तो भी क्रेडिट दे दो। मतलब आई डू दिस अ लॉट ऑफ टाइम कि अगर नहीं भी किसी ने ज़्यादा किया ना, मैं उनको क्रेडिट देती हूँ, ताकि अगली बार से कर लें। शर्म ही आ जाएगी बंदे को कि अच्छा, ये तो इतनी अच्छी है, ये तो मेरा भी नाम दे रही है, पर मैंने तो कुछ किया नहीं, अब आगे से करके दिखाऊँगा। है ना? तो तुम क्या करो, अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलो, टीम में पूरा एक टीम स्पिरिट बना के रखो, अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर। जैसे क्रिकेट वगैरह में, स्पोर्ट्स में तो होता ही है बहुत ज़्यादा, है ना? कि पूरी टीम को जो है साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी तुम जीत पाओगे, वरना नहीं जीत पाओगे। ठीक है ना? तो मोटिवेट रहती है तुम्हारी पूरी टीम, ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, रिश्ते अच्छे बनते हैं, वो सारी चीज़ होती है, तो आप पूरी टीम को जो है साथ लेकर चलोगे, पूरी टीम जो है साथ मिलके अपना टीम वर्क करेगी, तभी तुम ऑब्जेक्टिव्स अपने पूरे कर पाओगे। ठीक है जी? तो यहाँ पर हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं खत्म, ठीक है? इसके बाद हमारे एफडब्ल्यू टेलर के स्टार्ट होंगे, पर एक बेसिक डिफरेंस तुम्हें क्या याद रखना है कि हेनरी फ्योल ने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए थे, वो सारे ऑफिस रिलेटेड थे। एफडब्ल्यू टेलर के अब जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे क्या कहते हैं
फैक्ट्री रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं। हेनरी फ्योल ने बताया था कि ऑफिस में एक मैनेजर है, उसको अपने एम्प्लॉइज को मैनेज करना है, ऑफिस वाले एम्प्लॉइज को। तो वो मैनेजर कैसे बिहेव करे, कैसे अपने एम्प्लॉइज में काम बांटे, है ना, यूनिटी ऑफ कमांड करे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करे। पर एफ डब्ल्यू टेलर साहब हमारे कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर कि भैया अगर एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में होंगे बहुत सारे मजदूर। अब एक फैक्ट्री में मजदूरों को कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए प्रिंसिपल्स बताते हैं हमारे एफडब्ल्यू टेलर। एक चीज याद रखना बेटा कि ऑफिस में एम्प्लॉइज को मैनेज करना, हैंडल करना वर्सेस फैक्ट्री में मजदूरों को हैंडल करना, लेबर को हैंडल करना, ये दोनों ना काफी ज्यादा डिफरेंट चीजें होती है। ठीक है, मजदूरों का काम बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, उनका यूजुअली वो लोग स्किल्ड नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका काम बहुत डिफरेंट होता है, मशीनों के साथ काम होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल और वो सब काम होते हैं, है ना, प्रोडक्शन का काम होता है। पर ऑफिस में जो है पढ़े लिखे स्किल्ड लोग होते हैं, जिनका कंप्यूटर्स वगैरह पे काम होता है। तो उन दोनों ही सिनेरियोस में आपको बहुत डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ती है। आप जैसे लेबर को हैंडल कर रहे हो, वैसे ऑफिस में एम्प्लॉय को नहीं हैंडल कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये काफी डिफरेंट चीजें हैं। तो एफडब्ल्यू टेलर ने फैक्ट्री रिलेटेड बताया है कि फैक्ट्री में लेबर को, मजदूरों को कैसे हैंडल किया जाए, और हेनरी फ्योल ने बताया है कि ऑफिस में एम्प्लॉइज को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं ये लोग काफी सिमिलर ही बताते हैं। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफडब्ल्यू टेलर भी एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि तुम हिट एंड ट्रायल मत करो, तुम ना एक बेस्ट तरीका ढूंढो काम करने का, साइंटिफिक तरीके से काम करो। ठीक है, हेनरी फ्योल का भी काफी हद तक सिमिलर मानना ही था। पर एक जो मेजर डिफरेंस हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर में हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि एफडब्ल्यू टेलर जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड में बिलीव नहीं करते थे। वेयरएज हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है पूरे का पूरा यूनिटी ऑफ कमांड, जो हमने पढ़ा कि एक टाइम पे एक सबॉर्डिनेट को एक ही मैनेजर ऑर्डर दे। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर ये फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं एक टाइम पे एक लेबर को 8 अलग अलग सीनियर ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, सो एक जो मेजर डिफरेंस दोनों में है वो ये है कि ये यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करते, हेनरी फ्योल करते थे। ठीक है, और ये फैक्ट्री वाले हैं, वो ऑफिस वाले हैं। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये किसने दिए थे, एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तुम बच्चे क्या करते हो, हेनरी फ्योल के 14 करके चले जाते हो, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हो क्योंकि वो तो 14 है, ये थोड़े से ही हैं। पर ऐसा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में ये पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है, वो नहीं अलॉट ऑफ टाइम पूछे जाते। दूसरी चीज, तुम लोग अलग अलग एक्रोनियम बनाते हो और 14 के 14 प्रिंसिपल को लाइन वाइज याद करने की कोशिश करते हो। देखो, जहां पे एक्रोनियम बनाना होता है मैं खुद बना के देती हूँ, खुद तुम्हें याद करवाती हूँ, पर इसमें एक्रोनियम बना के याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, पेपर तुम्हें नहीं बोलेगा कि 14 प्रिंसिपल एक साथ बताओ, पेपर नहीं बोलेगा कि सारे लाइन वाइज बताओ। पेपर या तो तुम्हें 3 नाम दे देगा और बोलेगा इन तीनों को एक्सप्लेन करो, या बोलेगा कोई भी 3 एक्सप्लेन करो, या केस स्टडी देगा और बोलेगा कोई भी 3 फाइंड आउट करो। तो इन एनी केस तुम्हें 14 के 14 का एक्रोनियम बना के याद नहीं करना। ठीक है जी, चलो एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक न्यू थिंकिंग है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक सिंपल सा मतलब है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि ना साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर टेलर साहब बोलते थे कि तुम्हें हर चीज ना सोच समझ के करनी है। हमारे मतलब पर्सनल लाइफ में तो, घरों में तो आज भी ये होता है, ऐसा होता है तो ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, अगर लड़कियों को ऐसा करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। हम मैं भी बोलती हूँ भाई मैं ऐसा क्यों करूँ, है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी दादी करती आ रही तो मैं भी करूंगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। राइट, तो आजकल हम लोग ये बोलने लग गए हैं, बट इतने सालों से तो यही चल रहा है ना कि लड़की को ऐसा करना है ऐसा ही होगा, लड़के को ऐसा करना है ऐसा ही होगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर साहब बोलते हैं कि ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये सदियों से चलता आ रहा है, पुश्तों से चलता आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन करो हर चीज को, हर चीज में पूछो कि ऐसा क्यों, और देखो क्या ये सही है, जो चलता आ रहा है क्या वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, ढूंढो कि सही क्या है, और जो तुम्हें सही लगे सारा रिसर्च करने के बाद वही काम तुम करो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे दादी बोलती है कि तुम्हें काम ए करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही चलता आ रहा है, तो तुम दादी को बोलोगे नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तुम उसको क्वेश्चन करोगे कि क्या ये सही है या ये गलत है। और फिर तुम देखो कि अगर ये गलत है तो और क्या-क्या किया जा सकता है। ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। फिर तुम देखो कि ए, बी, सी, डी चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है। रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट करो, सब कुछ करो, और फिर देखो कि अच्छा ऑप्शन डी सबसे बेस्ट है, तो ये किया जाएगा।
इसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि जो होता आ रहा है हिट एंड ट्रायल, रूल ऑफ थंब जो होता आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं, हमें क्या करना है, रिसर्च करना है, साइंटिफिक मेथड देखने हैं हर चीज के, और जो बेस्ट तरीका मिले उसी से काम करना है। ठीक है, तो एफडब्ल्यू टेलर ने 1911 में अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जो काफी फेमस हुए। ये बोलते हैं इट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सी कि वो उसको कर रहे हैं बेस्ट और चीपेस्ट वे में। कहते हैं एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि तुम ना ये देखो कि जो तुम्हारी लेबर है, तुम अपने लेबर से एग्जैक्टली क्या काम करवाना चाहते हो, पहले तो ये देखो, और फिर ये देखो कि क्या सबसे बेस्ट तरीका क्या है और सबसे सस्ता तरीका क्या है वो काम करवाने का। अगेन वही बात है कि भैया लेबर से काम तो हम एक ही तरीके से करवा रहे हैं, वो नहीं, रूल ऑफ थंब नहीं, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है चारों में से, एबीसीडी में से वो तरीका ढूंढो, सबसे सस्ता तरीका कौन सा है वो ढूंढो और उस तरीके से काम करवाओ अपनी लेबर से। ये बोला है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर क्या है, बहुत सिस्टेमेटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक है। तुम पहले सारे ऑप्शन ढूंढते हो, फिर उन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट वाली ढूंढते हो, तो एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता आ रहा है तो ऐसा ही होगा, नो, प्रॉपर सिस्टम से काम चलेगा। ठीक है, पूरी तरह एक मेंटल चेंज आ रहा है। अब इसको मेंटल चेंज ही बोलेंगे ना, कि मेरी दादी तो ऐसे ही करती थी, उनसे पहले भी ऐसे ही होता था, मेरी मम्मी ने भी ऐसा ही किया है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो मेरा मेंटली चेंज हो रहा है ना, मेरे दिमाग में मेंटली चेंज हो रहा है ना, कि नहीं, करती है मम्मी ऐसा, करती है दादी, पर दादी सबने किया, पर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट करूंगी, मैं सोच समझ के करूंगी। तो एक मेंटल चेंज आ रहा है, किसका मेंटल चेंज आ रहा है, लेबर का भी और एम्प्लॉयर का भी, दोनों का मेंटल चेंज आ रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को डिस्कार्ड किया, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है उसको छोड़ो और साइंटिफिकली सोचो। ठीक है, रूल्स को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा। ये इन्होंने ये भी बोला था कि चेंज करना, ट्रेडिशनल को पीछे छोड़ के मॉडर्न बनना, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम रूल तोड़ दोगे। उसका ये मतलब कतई ही नहीं है कि अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं वो नहीं करूंगी जो मेरे मम्मी पापा करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके दारू पीने लग जाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके नशे करने लग जाऊंगी। रूल्स तो कुछ एक होते ही हैं, है ना, उन रूल्स को तो तुम नहीं तोड़ सकते। हाँ, ये बोल सकते हो कि मेरे मम्मी पापा बाहर जाके नहीं पढ़े, मैं बाहर जाके पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं है, वो मेरी ग्रोथ के लिए है। पर वो दारू नहीं पीते थे, मैं दारू पीऊँगी वो नहीं, है ना? तो रूल तो भैया ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। तुम इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इन द नेम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रूल नहीं तोड़ सकते, ठीक है? इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। अगेन ऑब्वियस बात है ना कि तुम सोच समझ के कर रहे हो, तो तुम्हारी एफिशिएंसी तो इंप्रूव होगी ही, तुम अच्छे से काम करोगे, कम कॉस्ट में काम करोगे, ठीक है? अच्छा एफडब्ल्यू टेलर ने 4 हमें प्रिंसिपल्स दिए थे और फिर 7 टेक्निक्स दी थी। पहले 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। क्या था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, चारों हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये मैं अच्छे से बता ही चुकी हूँ कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही चलता आ रहा है, चलता आ रहा होगा, पर अब नहीं चलेगा। अब रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा? साइंस चलेगी। अब तो मैं साइंटिफिकली देखूंगी कि क्या सही है क्या गलत है, क्वेश्चन करूंगी। ओके, सो लाइट चली गई थी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हम साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बोला था कि जो चलता आ रहा है हम उसको क्वेश्चन करेंगे, जो जैसा चलता आ रहा है हम उसको एज इट इज जो है नहीं मानने वाले हैं। हम जो है हर चीज के पीछे की साइंस ढूंढेंगे, ठीक है ना, ये चीज हमने समझ ली है। तो रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि हम अपनी पर्सनल जजमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि पर्सनल जजमेंट क्या है, पुराने समय में ऐसा होता है तो सही ही होता होगा, है ना। इट हैड प्रॉब्लम ऑफ ट्रायल एंड एरर अप्रोच, हम ट्रायल एंड एरर करते थे पहले, ठीक है, लेकिन अब टेलर ने क्या बोला कि ट्रायल एंड एरर नहीं करना, साइंटिफिक तरीके से करना है। वो कहता है देखो, दुनिया में कोई भी अगर तुम्हें काम करना है ना, इस दुनिया में हर काम करने के लिए ना एक बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, हर काम को करने के लिए ना एक बेस्ट तरीका बना हुआ होता है। अब वो तुम्हें पता है बेस्ट तरीका या नहीं पता है वो अलग बात है, पर एक बेस्ट तरीका तो होता है हर काम को करने के लिए। तो क्यों ना तुम उस बेस्ट तरीके को ढूंढो, रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट करो, साइंटिफिक तरीके से उस बेस्ट तरीके को ढूंढो।
और उस बेस्ट मेथड से ही हर काम को करो, विच कैन बी डेवलप्ड बाय साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस। तो कहता है अगर तुम साइंटिफिकली स्टडी करोगे तो तुम हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड ढूंढ लोगे और उस बेस्ट मेथड से ही हर काम को करो। इससे एडवांटेज क्या होगी, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, गोल पूरा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगेन एज आई सेड कि सेम वही चीजें बार बार रिपीट करते रहो, टाइम कम लगेगा, है ना, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी सब बढ़ेगा, एनर्जी, मटेरियल कुछ भी वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की, ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉय भी खुश रहेगा, है ना, ऑल ऑफ दैट। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमारे टेलर साहब क्या बोलते हैं भैया कि ना लड़ाई झगड़ा मत करो, तू मैं मत करो, तेरा मेरा ये सब मत करो, हार्मनी रखो भैया, हार्मनी रखो। हार्मनी का मतलब है कि तुम सब लोग साथ मिलके काम करो, एकता, है ना, एकता में ताकत होती है, डिस्कॉर्ड लड़ाई मत करो, ठीक है। तो टेलर ने क्या बोला, ट्रू इंटरेस्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर आर द सेम। कहते मैनेजमेंट को भी चाहिए कि पैसा ज्यादा बने, एम्प्लॉय को भी चाहिए कि पैसा ज्यादा बने, ठीक है ना, दोनों का इंटरेस्ट तो सेम ही है। तो अगर ये दोनों लड़ने लग गए ना तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा। सो देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द टू, ठीक है। तो इसलिए दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हार्मनी, बहुत ज्यादा एकता होनी चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो अपना प्रॉफिट वर्कर के साथ शेयर करे और जो वर्कर है वो भी वर्क हार्ड करे कंपनी के लिए। इसमें एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास जापानीज वर्क कल्चर। जापान में ना जो है स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, गाड़ियों की इंडस्ट्री में काफी अच्छे से देखा गया था, क्योंकि गाड़ियों की फैक्ट्री है। गाड़ियों की फैक्ट्री में ना टेलर साहब के ऑब्वियसली रूल्स चलेंगे, प्रिंसिपल्स का काम आएगा, है ना। तो जो गाड़ियों की फैक्ट्री है ना जापान में, वहां पे एक्चुअल में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड फॉलो करी जाती थी। एक्चुअल में जो मैनेजमेंट एंड जो एम्प्लॉयज होते थे वो बहुत अच्छे से साथ मिलजुल के काम करते थे, विच इज वाई जो जापान की कंपनीज है, गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो पूरी दुनिया भर में फेमस हो पाई, ठीक है। सो अगर तुम साथ मिलके काम करोगे तो काम अच्छे से होगा। जो मैनेजमेंट है वो ये ना सोचे कि ज्यादा प्रॉफिट हो मैं अपनी जेब भरूं, नहीं, ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का कुछ कुछ हिस्सा वर्कर को भी दो। और जो वर्कर है वो भी ये ना सोचे, वर्कर जो है वो भी ये ना सोचे कि भैया मैं तो छुट्टी लेता रहूं, अच्छे से काम ना करूं, नहीं, वर्कर भी अच्छे से काम करे, ठीक है। इसका सिमिलर ही आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें भी यही बोला जाता है कि तुम ना अपना अपना मत सोचो, तुम लोग ना आपस में ना कंपटीशन मत करो, आपस में क्या करो, कोऑपरेशन करो, आपस में साथ मिलके काम करो। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, अपना अपना मत देखो, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो भी वर्कर की सुने और जो वर्कर है वो भी जो है स्ट्राइक पे ना जाए, अनरीजनेबल डिमांड ना रखे। अगेन एग्जांपल क्या है, जापानीज वर्क कल्चर, कि दोनों जो है साथ मिलके काम करें, कोऑपरेट करें, अपना अपना ना देखें, ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। नाम ही बहुत बड़ा है, नाम पढ़ते ही थक गए, है ना। पर सिंपल मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर को ट्रेनिंग दे, बस इतना सा मतलब है, ठीक है। सिंपल मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को ट्रेन करे, पढ़ाए लिखाए, स्किल उनका डेवलप करे, सो दैट जो वर्कर है उसका भी फायदा हो, वर्कर को कल को बेटर पेमेंट मिल सके, बेटर जॉब मिल सके, वर्कर भी अपनी करियर में आगे बढ़ सके, ठीक है। इसका सिंपल सा इतना मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो साइंटिफिकली सिलेक्ट हो, द वर्क असाइंड मस्ट सूट देयर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, देन दे शुड बी गिवन ट्रेनिंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। कहते हैं कि सबसे पहले तो ना तुम एम्प्लॉय को ना इस तरीके से मतलब सही तरीके के काम पे रखो। मतलब अगर मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ानी आती है और तुम मुझे बोलो कि नहीं तुझे तो अकाउंट्स ही पढ़ानी पड़ेगी, शायद मैं अकाउंट्स पढ़ा दूं पर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी, बच्चे भी शायद मुझे अकाउंट्स पढ़ाते हुए पसंद ना करें। अगर मुझे बिजनेस पढ़ाना पसंद है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना पसंद है, तो वो मैं खुशी खुशी पढ़ा पाऊंगी, वो मैं अच्छे से उसमें काम कर पाऊंगी। तो कहते हैं जब तुम एम्प्लॉय रख रहे हो ना तो एम्प्लॉय को सही काम के लिए रखो जो कि उसके मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को सूट करे, है ना। अगर तुमने बिल्कुल ही मरियल से बंदे को फिजिकल बहुत हैवी काम के लिए रख लिया, वो नहीं कर पाएगा। अगर तुमने बॉडी बिल्डर को छोटे मोटे काम के लिए रख लिया तो वो भी बेकार है। तो बॉडी बिल्डर को, है ना, ऐसे कामों के लिए रखो जो फिजिकल ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है ना। तो लोगों की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको रखो और फिर उनको ट्रेनिंग दो ताकि वो और बेहतर बन सके, ठीक है।
अगला क्या है, एडवांटेज क्या है इसका कि ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी प्रॉस्पेरिटी आएगी कंपनी के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी। तो यहाँ पर मेरे चारों प्रिंसिपल्स हो गए खत्म, ठीक है। अगली आती है मेरी टेक्निक्स। तो चार प्रिंसिपल थे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। चार तो प्रिंसिपल हो गए, 7 है टोटल टेक्निक्स। 7 क्या है टोटल टेक्निक्स हैं, टोटल 7 टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स कौन सी है, ये सारी हैं। बेसिकली इसमें से 4 तो तुम्हारी स्टडीज हैं, 3 और हैं, ठीक है। 4 तो इसमें तुम्हारी स्टडी हो गई है अलग अलग तरीके की, 3 और हैं जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये हेनरी फ्योल के किसके अगेंस्ट है, ये हेनरी फ्योल के यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट है। हेनरी फ्योल यूनिटी ऑफ कमांड में बोलता था कि एक वर्कर ना एक ही सीनियर से ऑर्डर ले। पर एफ डब्ल्यू टेलर ने इसके अंदर क्या बोला, एफ डब्ल्यू टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर बोला कि एक वर्कर को एक टाइम पे 8 अलग अलग फोरमैन्स ऑर्डर दे सकते हैं। फोरमैन का क्या मतलब होता है, फोरमैन का मतलब होता है जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, वो होते हैं फोरमैन्स, ठीक है। तो फोरमैन मींस लोअर, अच्छा लिखा ही हुआ है, फोरमैन मींस लोअर लेवल मैनेजमेंट हु वर्क्स विद द लेबर, ठीक है। टेलर बिलीव्ड अ सिंगल पर्सन कुड नॉट हैव ऑल द गुड क्वालिटीज। तो टेलर जी कहते हैं कि भैया एक अकेला बंदा जो है, सबकी क्वालिटीज एक अकेले बंदे में नहीं हो सकती। अगर तुम बोलो एक ही अकेला बंदा ऐसा भी है वैसा भी है, 8-10 तरीके की क्वालिटीज एक ही बंदे में हो, वो तुम्हें नहीं मिल सकती। तो इसलिए ना तुम 8 अलग अलग बंदे रखो। तो इसने बोला है कि 8 अलग अलग लोग तुम्हारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया, प्लानिंग का और एग्जीक्यूशन की जो विंग है उसको सेपरेट कर दिया, और 4 लोगों को इसमें रख दिया, 4 लोगों को इसमें रख दिया। तो फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर क्या बोला गया कि जो हमारी लेबर है, लेबर के ऊपर टोटल 4 मैनेजर्स होने चाहिए, ठीक है। देखो हायरार्की क्या होती है, सबसे ऊपर टॉप लेवल होता है, उसके नीचे मिडिल लेवल होता है, उसके नीचे लोअर लेवल होता है। पर एक्चुअल में जो लोअर लेवल है वो भी काम नहीं करता। लोअर लेवल के नीचे कौन होती है, लेबर होती है, और ये जो लोअर लेवल है वो जाके लेबर से काम करवाती है। तो ये जो लोअर लेवल है उसको बोला जाता है फोरमैन, उसको बोला जाता है फोरमैन। और हमारे टेलर जी ने क्या बोला है कि टोटल 8 अलग अलग फोरमैन होने चाहिए, जिनके आठों के फंक्शन अलग होने चाहिए, मतलब काम अलग होने चाहिए। काम के बेसिस पे 8 अलग अलग लोग बना दिए एफ डब्ल्यू टेलर ने, 4 प्लानिंग के अंदर, 4 एग्जीक्यूशन के अंदर। कौन कौन से हैं चारों, तो सबसे ऊपर तो फैक्ट्री मैनेजर है जो कि हमारा मिडिल लेवल पे आ गया है ना। फिर है प्लानिंग और प्रोडक्शन के एग्जीक्यूशन के 4-4 लोग। प्लानिंग में कौन है, एक बंदा जो इंस्ट्रक्शन देगा, एक बंदा जो पूरा रूट डिसाइड करेगा। रूट का क्या मतलब होता है कि तुम ना कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे जाओगे, लाइन वाइज पूरा प्रोसेस होता है। फैक्ट्री में ऐसा नहीं है कि एक बार में एक चीज हो जाएगी, पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये पूरा रास्ता रूट कौन डिसाइड करेगा कि कोई काम कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे दूसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप कहाँ होगा, मतलब तीसरे स्टेप वाला बंदा वहीं जाके खड़ा होगा। तो किसको कहाँ खड़े होना है, कौन सी चीज कहाँ से कब पास करेगी। फैक्ट्री बहुत ज्यादा मतलब बड़ी होती है, फैक्ट्री में हर चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, लंबी चौड़ी होती है, प्रोसेसेस होते हैं। तो वो रूट क्लर्क डिसाइड करेगा प्रोसेस सारे। ये टाइम और कॉस्ट का ध्यान रखेगा, नाम से समझ आ रहे हैं, नाम से समझ आ रहे हैं। और ये डिसिप्लिन का ध्यान रखेगा कि हर चीज डिसिप्लिन में रहनी चाहिए, मतलब ये सारे रूल्स बनाएगा, ये सारे रूल्स बनाएगा, ठीक है। अब रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो कौन देखेगा, इंस्पेक्टर। इसने रूल बना दिया क्योंकि ये तो बस प्लानर है, ये तो बस प्लानिंग कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन करवाएंगे, इधर वाले लोग। इन्होंने बोला है कि कितने टाइम में काम होना चाहिए, इन्होंने टाइम लिख के दे दिया कि 10 घंटे में काम होना चाहिए। मतलब इन्होंने पूरा रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया है ना, एक्सपेरिमेंट किया, और इनको पता चला कि 10 घंटे में हो जाना चाहिए काम। अब वो काम 10 घंटे में हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कौन देखेगा, स्पीड बॉस, ठीक है ना। इसने रूल बना दिए, रूल इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं वो कौन देखेगा, इंस्पेक्टर। कि मतलब अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, किसी को पकड़ के थप्पड़ मारना है, किसी को निकालना है, किसी को फाइन लगाना है, वो इंस्पेक्टर देखेगा। पर इंस्पेक्टर को रूल कौन बताएगा, ये, ठीक है ना। फिर आते हैं रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का तो मतलब समझ ही आ रहा है कि कोई भी टूल्स मशीनरी कुछ भी खराब हो गई तो जो रिपेयर बॉस है उसके रिपेयर मेंटेनेंस का ध्यान रखेगा। गैंग बॉस वो होता है जिसके पास सारे टूल्स और सब कुछ इकट्ठा होता है, जो सारी पूरी गैंग का ध्यान रख रहा है एक तरीके से, है ना, कि पूरी गैंग को अगर कुछ भी चाहिए तो इसके पास आके लेके जा सकता है, कोई भी टूल चाहिए, मशीनरी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो सब इसके पास इकट्ठा होगा और वो यहाँ से सारे वर्कर्स आके लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 फोरमैन, 4 प्लानिंग के, 4 प्रोडक्शन के, ठीक है।
अगला चले, क्या है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि हर चीज का एक प्रॉपर ना स्टैंडर्ड सेट कर लो। मतलब सिंपल बात है यार, आज तुम जैसे बोलते हो ना कि एक ब्रांड होता है, अगर कोई ब्रांड का कपड़ा है ना तो तुम्हें पता होगा कि ये अच्छा है, वर्सेस अगर तुमने रोड साइड से कोई चीज खरीदी होगी तो तुम्हें डाउट होगा, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, क्या ये ऐसा है, क्या ये वैसा है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मैकडी का बर्गर खाएगा, है ना, डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हो या केएफसी का चिकन खा रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि मैकडी का बर्गर है, ऐसे ऐसे बनता है, इसकी ये क्वालिटी है, ब्रांड तुम्हें बता भी देते हैं। पर अगर तुम रोड साइड से बर्गर खा रहे हो, यू डोंट नो कि उसके अंदर क्या डला हुआ है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है ना। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि भैया जैसे एक ब्रांड है वो एक स्टैंडर्ड है, वो हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड सेट करो हर चीज का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को जो है एक प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं उस प्रोडक्ट में लेट्स से 1 2 3 4 बेसिस पे स्टैंडर्ड सेट कर दूंगी कि ये चारों स्टैंडर्ड मीट होने चाहिए। एक ऐसा यूनिट आया, मतलब लेट्स से मेरा प्रोडक्ट है साबुन, अब मुझे साबुन में मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मोटाई इतनी होनी चाहिए, लंबाई इतनी, कलर ऐसा, वेट इतना, हाइट इतनी, मैंने उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और सारी साबुनें सेम तो नहीं बनती होंगी, कोई कम मोटी है, कोई ज्यादा मोटी है, कैसी पतली है ना, लंबी है, छोटी है ना। तो मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर दूंगी कि अगर कोई भी साबुन का वेट 20 ग्राम से कम हुआ तो वो आगे बाजार में नहीं बेची जाएगी। 20 से 22 है, 23 है, चलेगा, ठीक है ना, पर 20 ग्राम से जैसे ही कम हुआ वेट वो बाजार में नहीं जाएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड है, तो हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल का एक स्टैंडर्ड होगा कि इससे बुरा स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं जाएगा। मशीनरी, प्रोडक्शन प्रोसेस, हर चीज का स्टैंडर्ड होगा। इससे क्या होता है, द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स आपके रिड्यूस होते हैं। मतलब इससे आप क्या कर सकते हो ना कि मतलब लेट्स से कलर का स्टैंडर्ड है, तो तुम ये एक स्टैंडर्ड बना दो कि मेरा हर तरीके का प्रोडक्ट पिंक कलर का ही होगा, तो तुम्हें अलग अलग कलर नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। टू एस्टैब्लिश क्वालिटी, क्वालिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी, और परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन के स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हो जाएंगे। मतलब मैन को पता होगा, लेबर को पता होगा कि भैया मुझे किसी भी हालत में 20 ग्राम की साबुन बनानी है, वरना मेरी साबुन जो है आगे नहीं जाएगी और फिर मेरे को उसका पैसा नहीं मिलेगा। सिमिलरली मशीन के लिए भी कि अगर कोई मशीन 20 ग्राम की साबुन नहीं बना रही तो हम वो मशीन ही नहीं खरीदेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि हम अननेसेसरीली डाइवर्सिटी ना लेकर आए, अपने कॉस्ट सेव करें। सिंप्लीफिकेशन ना यूजुअली गाड़ियों की कंपनियां करती है। अब जैसे गाड़ियों में क्या होता है, फॉर एग्जांपल, या फोन में भी हो सकता है, बहुत चीजों में, लेट्स से हम एक कोई भी एक फोन उठा लेते हैं, लेट्स से वीवो है। वीवो के बहुत सारे मॉडल होते हैं, मुझे पता नहीं कौन से होते हैं, पर बहुत सारे होते हैं। वीवो वी दिस, ए सीरीज हो सकती है, वी सीरीज हो सकती है, एम सीरीज हो सकती है ना, अलग अलग सीरीज है। एक एक सीरीज में चार चार पांच पांच मॉडल्स हैं। अब फोन का शक्ल तो अलग होगा हर सीरीज में, क्या अंदर की बैटरी, अंदर की जो भी चीजें होती है, नट बोल्ट, क्या वो सारे अलग होंगे हर सीरीज के हर फोन में? नहीं होंगे। ये क्या करेंगे, एक सिंपल तरीका बनाएंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि हर सीरीज के हर फोन में सेम बैटरी डल सके, सो दैट हमें कम बैटरियां बनानी पड़े। वरना सोचो, जितने नए फोन उतनी नई बैटरी टाइप्स, उतने नए नट बोल्ट बॉडी, ये वो, है ना, कितना मुश्किल है कंपनी के लिए। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है इस तरीके से बनाती है कि अंदर वाले पार्ट्स हर प्रोडक्ट में सेम हो। इससे कंपनी का तो फायदा हो गई, कस्टमर का भी फायदा है कि अगर तुमने यूनिक बैटरी बना दी, कस्टमर कभी रिप्लेस ही नहीं करा पाएगा, रिपेयर ही नहीं करा पाएगा, तो कस्टमर के लिए भी फायदा होगा, ठीक है, वही बात। तो इससे कंपनी का भी कॉस्ट बचेगा, लेबर का, मशीन का, टूल्स का। इट इम्प्लाइज कंपनी की इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएंगे इक्विपमेंट्स पूरे तरीके से, और टर्नओवर जो है से स्टॉक का जो टर्नओवर है वो जल्दी होने लग जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज बनाओ, सिंपल बनाओ। मेथड स्टडी क्या बोलती है, मेथड स्टडी बोलती है कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड है, उस बेस्ट मेथड को ढूंढो और अप्लाई करो। ये तो हमने पढ़ा है ना साइंस वाले में, वही सेम बात है। तो कहते हैं हर काम को करने के ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ना मेथड स्टडी बोलती है कि एक बेस्ट तरीका होगा उन सब में से, एक बेस्ट तरीका होगा उन सब में से। फॉर एग्जाम्पल, शायद पढ़ाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर एक बेस्ट तरीका होगा कि लेट्स से वन शॉट से पढ़ना है, ठीक है ना। तो कहते हैं वो बेस्ट तरीका जो है वो ढूंढो, उसको अप्लाई करो हर एक्टिविटी पे, राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। हर एक काम का एक बेस्ट तरीका होगा, वो तरीका ढूंढो और उस तरीके से काम करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, असेंबली लाइन प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलर इन फोर्ड, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके कि तुम्हारी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, क्वालिटी मैक्सिमाइज होगी, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, एम्प्लॉय भी खुश होगा, ठीक है, सारा कुछ। अगला है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है कि तुम्हारे जो एम्प्लॉय है वो पूरे दिन में क्या क्या मोशन कर रहे हैं। मोशन मतलब मूवमेंट, क्या क्या मूवमेंट पूरे दिन में कर रहा है एम्प्लॉय। कब हाथ ऊपर कर रहा है, कब सामान उठा रहा है, कब सामान रख रहा है, कब वो चल के जा रहा है, कब वो भाग के जा रहा है, कब वो रॉ मटेरियल उठा के ला रहा है, कब वो मशीन में रॉ मटेरियल डाल रहा है, ठीक है। किसी भी लेबर का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब तुम किसी को भी देखना, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई पेंटर, कोई रिपेयर मैकेनिक, किसी को भी देखना, वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। एक चीज रखी, दूसरी उठाई, दूसरी रखी, तीसरी उठाई, कुछ इधर डाला, कुछ उधर डाला। एफडब्ल्यू टेलर कहता है कि ये जो सारी एक्टिविटीज है ना, इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, पैसा भी लग जाता है कंपनी का। जो बंदा है वो तो थकता ही है, बंदा थक जाएगा बार 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 बार, ठीक है। इससे अच्छा तुम स्टडी करो कि एक लेबर दिन में कितनी अलग अलग मूवमेंट कर रहा है। तो इसने स्टडी करी टेलर ने, और ना उसने देखा कि बहुत सारी फालतू की मूवमेंट है, और उसने वो सारी मूवमेंट रिप्लेस कर दी, निकाल दी, एलिमिनेट कर दी। तो मूवमेंट कम हो गई, एम्प्लॉय थकता नहीं है, और अगर एम्प्लॉय थकता नहीं है तो वो कम टाइम में ज्यादा काम कर पाता है, ठीक है। तो मोशन स्टडी में क्या है कि स्टडी ऑफ मूवमेंट, जैसे कि कोई चीज को उठाना, किसी चीज को रखना, कहीं बैठना, कोई पोजीशन बदलना, वो सारी चीजें विच आर डन ड्यूरिंग अ जॉब। अननेसेसरी मूवमेंट को हटा दिया गया। इन्होंने ब्रिक, ब्रिक होती है हमारी ईंटें, ईंटें लगाने का जो प्रोसेस था उसको नोटिस किया और 18 से कम कर दी, और सिर्फ 5 मूवमेंट्स रह गई जो पहले 18 करनी पड़ती थी। तो इससे क्या हुआ, टाइम भी कम हुआ, एफिशिएंसी भी बढ़ी, लेबर भी खुश हो गई, लेबर थकती भी नहीं है, ठीक है। फिर आई टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहते हैं कि तुम टाइम की स्टडी करो कि लेबर कब वॉशरूम जा रही है, कब वेली बैठ रही है, कब गप्पे मार रही है, कब चाय पी रही है, कब काम कर रही है। हर चीज के टाइम को स्टडी करो, वो लेके, स्टॉप वॉच लेके, और जितना भी फालतू का टाइम है उसको एलिमिनेट कर दो। और थोड़े थोड़े टाइम बाद, फिक्स्ड टाइम के बाद ब्रेक्स देने लग जाओ, ताकि एम्प्लॉय थके ना, अच्छे से काम कर सके। तो ये डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड टाइम कि कितनी देर में कोई काम किया जाना चाहिए, ठीक है। और फिर ट्राई करता है कि उतनी देर में वो काम पूरा भी हो जाना चाहिए, ठीक है। टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, टू फ्रेम इंसेंटिव स्कीम्स। टाइम स्टडी के बेस पर ही हम क्या बनाते हैं, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वो टाइम स्टडी के बेसिस पर ही बनती है। आई विल एक्सप्लेन आगे, ठीक है। चलो इसको मैं आगे समझाती हूँ, एक लास्ट रह गई फटीग स्टडी, उसके बाद में वो समझाती हूँ। फटीग स्टडी का क्या मतलब है कि ये देखो एम्प्लॉय कब थकता है, और जब एम्प्लॉय थकता है उसको तब अप्रोप्रिएट टाइम की ब्रेक दे दो। इससे क्या होगा, जैसे ही एम्प्लॉय थकेगा साथ ही साथ ब्रेक लेगा, रिचार्ज हो जाएगा। इससे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, अननेसेसरी ब्रेक भी नहीं होगी, और थकान भी नहीं होगी, और नए काम के लिए रिचार्ज भी हो जाएगा इंसान, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है कि कब, कितने टाइम बाद, कितने रेस्ट इंटरवल एम्प्लॉय को देने चाहिए, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। अगर एक वर्कर का हैवी मैनुअल लेबर है तो उसको स्मॉल पॉज दे दो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि वो रिचार्ज हो जाए। ये हो गई फटीग स्टडी। अब हमें लास्ट पढ़ना है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अंदर एफडब्ल्यू टेलर चाहते थे कि वो स्किल्ड वर्कर को और अनस्किल्ड वर्कर को अलग कर दे। एक ऐसा बच्चा जो ए डिजर्व करता है, और एक ऐसा बच्चा जो ए प्लस डिजर्व करता है, वो इन दोनों को अलग कर दे, इन दोनों को सेम कैटेगरी में ना डाले। तो उसने क्या किया, उसने करी टाइम स्टडी, टेलर जी ने करी टाइम स्टडी, और उनको टाइम स्टडी करके पता चला कि हम ना, फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे में 200 यूनिट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टाइम स्टडी करी, स्टॉप वॉच लेके हर चीज से टाइम स्टडी करी, और उनको पता चला कि अगर एक एफिशिएंट एम्प्लॉई है, अगर वो ढंग से काम करे, बीच में ब्रेक ले रहा है ब्रेक भी ले ले, ठीक है, बीच में थोड़ा सा गप्पे लड़ा रहे गप्पे भी लड़ा ले, बीच में वॉशरूम जा रहा है वॉशरूम भी जाए, बीच में अपना लंच भी करे, डिनर भी करे, सब मिला के अगर एक लेबर टोटल 10 घंटे की नौकरी करेगा तो उतने में वो 200 यूनिट अच्छे से बना सकता है। तो अब टेलर ने बोला कि जो बंदा 10 घंटे में 200 यूनिट बनाएगा या मोर देन 200 यूनिट बनाएगा, उसको मैं दूंगा फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर यूनिट।
पर अगर किसी बंदे ने 10 घंटे काम करके 10 घंटे काम करके 200 से कम यूनिट बनाए, लेस देन 200 यूनिट्स बनाए, तो मैं उसको पर यूनिट सिर्फ और सिर्फ लेट्स से ₹190 दूंगा पर यूनिट, ठीक है? इससे क्या होगा, हर एक एम्प्लॉयी को मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा यूनिट बनाने के लिए। तो अब सोच के देखो, जिस भी बंदे ने बनाए होंगे 200 यूनिट, उसको कितना मिलेगा? 200 इंटू 100, यानी कि अपना ये हो गया, एक जीरो और लगा दे, 20,000 रुपए उस बंदे को मिल जाएंगे जिसने भी 200 यूनिट बनाए होंगे। लेट्स से किसी ने बनाए हैं 199, 199 यूनिट्स, किसी ने अगर बनाए हैं 199 यूनिट्स, एक यूनिट उसने कम बनाया है, उसको कितना मिलेगा? अरे 190 कैसे हो गया, सॉरी, उसको मिलेगा सिर्फ 90 रुपए पर यूनिट, 190 नहीं, उसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए पर यूनिट। तो 199 को अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करूं, उसका बनेगा 17,910 रुपए। मतलब सिर्फ एक यूनिट कम बनाने पे तुम्हें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2-3 हजार का घाटा पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 2,000 का लगा लो घाटा पड़ रहा है एक यूनिट कम बनाने पे। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, जो भी तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे ज्यादा काम करने के लिए, ठीक है? तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अंदर क्या बोला, डिफरेंट, इट वाज डेवलप्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स वर रिवॉर्डेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, एनकरेज होते हैं वर्कर्स कि वो एफिशिएंटली काम करें साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करके। तो टेलर जी ने क्या किया, टाइम स्टडी करी और उन्होंने देखा कि 10 घंटे में 200 यूनिट बन सकते हैं आराम से। तो जिसने 200 बनाए उसको ज्यादा पैसा, 200 से ज्यादा बनाए तो उसको भी ज्यादा पैसा। मतलब शायद इसमें ये भी कर सकते हो कि अगर 200 से भी ज्यादा बना दिए तो 110 रुपए मिलेंगे, पर अगर 200 से कम बनाए तो सिर्फ आपको मिलेंगे 90 रुपए। तो अगर आपने एक भी यूनिट कम बनाया, आपको हो जाएगा ऑलमोस्ट 2,000 रुपए का घाटा, ठीक है ना? तो ये जो है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एम्प्लॉयी है वो मोटिवेट होगा ज्यादा काम करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हें चैनल को करना है सब्सक्राइब, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में डन लिखकर बताओ कि तुमने पूरा लेक्चर सुन लिया है। अब तुम्हारी आएगी अगली वीडियो चैप्टर नंबर 3 की, एंड मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या तुम पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या सीरीज तुम्हें फायदा दे रही है कि नहीं। तुम्हारी पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हम चैनल पे करवा रहे हैं, बस तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हर जगह जाके हमें फॉलो करो। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।